आप सब जानते हो कि कॉमनली तो अपन कहते हैं मिलेट्स, ज्वार बाजरा रागी, कुछ मिलेट्स का आपने नाम नहीं सुना, लेकिन दो जो मेजर मिलेट्स हैं ज्वार बाजरा, इनका आपने नाम सुना है। कितना बड़ा इत्तेफाक है कि हम आज इस मंच पे मिलेट्स की बातचीत कर रहे हैं जिसको हम पिछले 5000 साल से जानते हैं। और कुछ एविडेंसेस ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई चाइना के अंदर मिलेट्स को स्टेपल फूड के रूप में 10,000 साल पहले ही लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिया था। तो अब आप देखो कि कितनी पुरानी चीज है और हम आज इसकी बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए, इसके प्रति एक कंसेंसस बने, लोगों के जहन में ये चीज आए कि भाई मिलेट्स हमारे लिए कितने उपयोगी हैं और आज आने वाले समय में खेती के लिए कितने उपयोगी हैं। तो ये बहुत अजब बात लगती है कि इतनी पुरानी चीज को हम नए रूप में आज इसके बारे में बातचीत करने जा रहे हैं और इसको इतना पॉपुलर करना चाहते हैं, इसके बारे में इतना ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं कि इसको हम आने वाले साल को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में मनाने जा रहे हैं और यूएनओ ने इसकी स्वीकृति दे दी है। नेक्स्ट प्लीज। थोड़ी सी मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा क्योंकि आप रूरल बैकग्राउंड से हो, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हो, कि हमारे देश में हरित क्रांति आई थी 60 के दशक में, शायद सुना होगा आपने। एक मैक्सिको के वैज्ञानिक थे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, जिन्होंने एक जीन जो पहले आइडेंटिफाई हो चुका था, नॉरेन 10 जीन, उसको हम जो गेहूं उगाया करते थे, बहुत लंबी प्रजाति का गेहूं होता था और वो जरा सी आंधी चलती थी तो नीचे गिर जाता था, पैदावार भी बहुत कम होती थी। तो उन्होंने उस नॉरेन 10 जीन को इंट्रोड्यूस किया एक मैक्सिकन बीट वैरायटी के अंदर और उसके बाद हमारे देश में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का आपने शायद नाम सुना हो। तो हरित क्रांति के समय किस देश में जाने जाते हैं, सुना है नाम? बहुत अच्छी बात है। दो वैरायटीज हमें मिली थी और उन वैरायटीज को हम बड़े गाजे बाजे के साथ देश में लेके आए थे। उस समय हमारी स्थिति बहुत खराब थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि हमारे देशवासियों को एक दिन का उपवास रखना चाहिए क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट फूड नहीं है हमारी बास्केट में कि हम हमारे देश के लोगों को पेट भर खाना खिला सके। एक वो स्थिति थी और वो रिवॉल्यूशन आया 60 के दशक में जब हमारा उत्पादन लगभग 10 मिलियन टन गेहूं का था और उस क्रांति के बाद एकदम से हमने एक छलांग मारी और हमारा उत्पादन लगभग 15-16 मिलियन टन हो गया। इसलिए we called it as a revolution, एक क्रांति आई और आज की स्थिति यह है कि हम सरप्लस में हैं। हमारे पास लगभग 70 मिलियन टन का फूड रिजर्व है। आज हम लोग 6 गुना उत्पादन बढ़ा चुके हैं जबकि हमारी जनसंख्या 4 गुना बढ़ी। तो आप देखो कि हम किस तरीके से खेती में तरक्की कर रहे हैं और इस सबका श्रेय आप लोगों को भी जाता है जो ग्रामीण परिवेश से हैं, क्योंकि हमारा देश गांव में बसता है और वहीं खेती चला हो। हम हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यानिकी में फल फूल सब्जी के अंदर भी बहुत आगे हैं। हमारा उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसके बाद देश में हरित क्रांति के बाद बहुत सारी क्रांतियां आई। पीली क्रांति, तिलहन के अंदर पीली क्रांति आई कि तिलहन का उत्पादन बढ़ाया जाए। सफेद क्रांति, दूध के मामले में हमने व्हाइट रिवोल्यूशन लेके आए। ब्लू रिवोल्यूशन, फिश कल्टीवेशन के लिए अब हम मछली उत्पादन के अंदर भी बहुत कुछ कर रहे हैं। इसी तरह कई सारी क्रांतियां हमारे देश में आई। और ये आज की स्थिति है, वो जो मैंने आपको स्थिति बताई कि जब हम बाहर के देशों से मांग के लाया करते थे, आज हम इस स्थिति में है कि हम दूसरे देशों का पेट भर रहे हैं और इसमें सहयोग है हमारे किसानों का, हमारे वैज्ञानिकों का, जिन्होंने हमारे देश को आज इस स्तर पर पहुंचाया है। आप देखो कि हम चावल उत्पादन में दूसरे नंबर पे हैं विश्व में, इसी प्रकार गेहूं उत्पादन में भी हम दूसरे नंबर पे हैं और रेपसीड मस्टर्ड में तीसरे नंबर पे है, जबकि पल्सेस में हम आप पहले नंबर पे पहुंच चुके हैं। हमारा प्रोडक्शन 23.4 मिलियन टन क्रॉस कर चुका है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम आज से 3 साल पहले तक पल्सेस को बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते थे दलहनी फसलों को, लेकिन आज की स्थिति में हम सेल्फ सस्टेन्ड हो चुके हैं। इसी प्रकार फ्रूट्स के अंदर ब्राजील के बाद हम सेकंड नंबर पे हैं
और शुगर केन में, वेजिटेबल्स में, मिल्क प्रोडक्शन में हम पहले नंबर पे हैं। तो ये स्थिति हमारी कृषि की है और इसका श्रेय सब किसानों को और देश के वैज्ञानिकों को जाता है जिन्होंने अपनी मेहनत से आज हमें इस स्थिति में पहुंचाया है। नेक्स्ट प्लीज। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये कि जब ये रिवॉल्यूशंस आए, ये क्रांतियां आई, उनका इल इफेक्ट, उनका साइड इफेक्ट अब हमें दिखने लगा है। वो साइड इफेक्ट हमें क्या दिखा है? वो साइड इफेक्ट ये है कि अब धीरे धीरे हमारी फैक्टर प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्र जो उत्पादन होना चाहिए उसमें अब गिरावट आने लगी। इसी प्रकार हमारी जमीन की उत्पादकता धीरे धीरे कम हो रही है, हमारी जमीन अब बीमार होने लगी, क्योंकि इस क्रांति के अंदर क्या था, जो वैरायटीज हमें मिली, हाई यूनिक वैरायटीज, वो हाई इनपुट रिक्वायरिंग वैरायटीज थी। उनको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता है, पेस्टिसाइड की आवश्यकता है, फर्टिलाइजर की आवश्यकता है। इसी तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, तो उन सब के जो एडवर्स इफेक्ट अब हम फील कर रहे हैं, वो सब इफेक्ट अब क्लाइमेट पे भी पड़ रहे हैं, हमारी हेल्थ के ऊपर भी पड़ रहे हैं। तो हमें एक दूसरे रिवॉल्यूशन की जरूरत है। मे बी वी कैन कंसीडर मिलेट रिवॉल्यूशन, जो आने वाले समय की जरूरत बनता जा रहा है। इसी तरह से अब इंसेक्ट और डिजीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, क्लाइमेट चेंज होने लगा। नेक्स्ट प्लीज। आज स्थिति यह है कि हमारे सामने अब खेती में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है क्लाइमेट चेंज। आप खुद इस चीज को महसूस कर रहे हो कि इस बार वर्षा काल बहुत लंबा था, बारिश बहुत लंबे टाइम चली, सर्दी आने लगी लेकिन बारिश ने पीछा नहीं छोड़ा। और अब जो मौसम है उसको भी आप महसूस कर रहे हो कि अब सर्दी उतनी नहीं पड़ रही जितनी सर्दी की हम उम्मीद कर रहे हैं। स्थिति यह है कि ये पूरा ग्लोबल सिनेरियो क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड हो रहा है और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली चीज है वो है हमारी खेती। आप उदाहरण देखो कि युगांडा जो मेज का हब हुआ करता था, वहां स्थिति यह है कि बिकॉज ऑफ दी aridity, because of the high temperature, because of the hot waves, they are unable to harvest maize, which is a principal crop of Uganda. स्थितियां ये बन चुकी है। नेक्स्ट प्लीज। क्लाइमेट चेंज जो असर डाला उससे आप पूरी तरह वाकिफ हो आप लोग? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है आपको इसी तरह पता है ना? तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम अब विजुलाइज कर रहे हैं। कार्बन सीक्वेस्ट्रिंग, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट 450 ppm से ज्यादा हो चुका, परमिसिबल लिमिट से 1.5-2 गुना हो रहा है, क्रॉस कर रहा है वो। इस सब के इफेक्ट्स हम देख रहे हैं। इसी तरह से रेनफॉल पैटर्न चेंज हो गया, बारिश का कोई भरोसा नहीं कि विड्रॉवल, मानसून का विड्रॉवल बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी मानसून खत्म हो जाएगा या बीच में लॉन्ग ड्राई स्पेल आएंगे। हम कुछ भी नहीं कह सकते कि बारिश की स्थिति क्या रहेगी। साइक्लोन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, तूफान आंधी बहुत ज्यादा आने लगी। इस तरह से जो कुल मिला के सीन अब बन रहा है उसमें ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि हमारा फूड प्रोडक्शन 5 से 10% कम आएगा। इवन स्पेकुलेशंस, एक फिजियोलॉजिकल स्टडी हुई है, उसके रिजल्ट्स ये बताते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि फूड स्केर्सिटी आ जाए, हमारा उत्पादन 20 से 25% तक कम हो जाए और हम एक ऐसी स्थिति को फेस करें जिसमें वापस से फूड क्राइसिस हमारे सामने हो। नेक्स्ट प्लीज। क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट हम देख रहे हैं, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एचएफसी, ये सारी गैसेस जो हैं इनका डायरेक्ट इफेक्ट ये आ रहा है कि हम ड्रॉट फेस कर रहे हैं, सूखा बहुत ज्यादा पड़ने लगा, साइक्लोन्स बहुत ज्यादा आने लगे। इसी तरह से हीट वेव्स, आप ये देखो कि हीट वेव्स अभी भी स्थिति है कि टेंपरेचर बहुत हाई है, 25-20 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। हेल्थ इश्यूज, दिस इज अनदर चैलेंज। अब बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हम फेस कर रहे हैं। इवन जो युवा पीढ़ी है वो भी कई सारे हेल्थ इश्यूज को फेस कर रही है। लाइकवाइज हार्ट डिजीजेस बढ़ने लगी, ओबेसिटी बढ़ने लगी, एनीमिया, हमारे अंदर लोहे की कमी होने से जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो ज्यादातर बच्चों के अंदर कम होने लगा। तो ये सारी, इवन ट्राइग्लिसराइड लेवल, एलडीएल, हार्ट स्ट्रोक को जो कहता है वो चीजें सारी बढ़ने लगी। तो ये जो हमारा रूटीन है, लाइफस्टाइल है, हमारा खान पान है,
उन सब के कारण से ये सारी चीजें हम लोग फेस कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। तो ये दिस इज रियल चैलेंज। नेक्स्ट प्लीज। कुछ जगह इंटॉलरेंस टू दिस ग्लूटीन, व्हीट एलर्जी को भी हम अब नोटिस कर रहे हैं। कई लोगों में आपने देखा हो, इवन अमेरिका में तो 1% से ज्यादा केसेस व्हीट एलर्जी के आ रहे हैं। अब वो लोग ये कह रहे हैं साहब व्हीट से पीछे छुड़ाओ, व्हीट छोड़ो, जो कि हमारी स्टेपल फूड है जिसको हम रेगुलरली यूज करते हैं, उस तरह के इल इफेक्ट्स अब नजर आने लगे। ग्लूटीन बेसिकली इज अ प्रोटीन जो कभी कभी कुछ एलर्जीज करता है, जैसे पेट में दर्द शुरू कर देगा, वॉमिटिंग सेंसेशन होने लग जाएगा, रनिंग नोज स्टार्ट हो जाएगी और इसको खाने के बाद बेचैनी होने लग जाएगी। तो इस तरह के सिम्टम अगर गेहूं खाने से आ रहे हैं तो डेफिनेटली दैट इज ए व्हीट एलर्जी इंटॉलरेंस टू द ग्लूटीन। नेक्स्ट प्लीज। कोविड-19 में हमने इस चीज को विजुअलाइज किया। अभी सर भी इस बात को मुझसे कह रहे थे कि कोविड-19 के अंदर हमने ये चीज देखी, महसूस की कि जिन लोगों में इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, उन लोगों को कोविड ने ज्यादा परेशान नहीं किया। रादर देन वो लोग जो किसी बीमारी से ग्रसित थे या जो लोग जिनके अंदर इम्यूनिटी वीक थी, उन लोगों को कोविड ने बहुत ज्यादा परेशान किया। इवन उन लोगों के अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो गई। तो कोविड की इस स्थिति के बाद में यूएन ने एक फूड समिट की थी रिसेंटली, जिसके अंदर 3 की मैसेजेस दिए। वन ऑफ देम इज रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, मींस हमें हमारे पुराने तौर तरीकों पे जाना पड़ेगा जो हम अनाधुन। आज सर ने एक बात की थी कि मैंने ऋग्वेद की एक लाइन पढ़ी। सर मैं आपकी बात को विद काइंड परमिशन आई वांट टू रिपीट प्लीज, कि हमें अज्ञानता अंधकार की ओर ले जाती है और ज्ञान घोर अंधकार की ओर ले जाता है। कभी कभी हमारा ज्ञान भी हमें परेशान करने लग जाता है। तो अब आप देखो कि जो पुराने तौर तरीके थे जिन पे हमारे बड़े बुजुर्गों ने रिसर्च नहीं की, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, हमारी भारत सरकार भी इसके बारे में बातचीत करने लगी, क्योंकि हम जमीन के अंदर इतना केमिकल डाल रहे हैं। वी आर यूजिंग, यू विल सरप्राइज, हम लोग 32 मिलियन टन से ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्शन लेने के लिए। हम भूल गए कि गोबर की खाद जो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन देती है, जो 17 तरह के पोषक तत्व हमारी फसल को देती है, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं दे सकता। उसका इस्तेमाल करना हम भूल गए और उसी का इल इफेक्ट है कि हमने इतना ज्यादा दोहन करा जमीन का, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का। हम एक्सेसिव पानी का यूज करने लगे कि आज हम वापस कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन। सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि हम ये चाहते हैं कि हमारे उत्पादन में सततता, निरंतरता बनी रहे। हम एक ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम चाहते हैं और वो सिस्टम कब बनेगा जब हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे। हम उन नए तरीकों के साथ कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी, कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी शामिल करते हुए खेती बाड़ी करेंगे। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तीसरा मैसेज ये है कि इको रीजनल लोकल फूड सिस्टम। हम लोग लोकल फूड सिस्टम को भूल गए। बाजरा, ज्वार, चना जो हमारे लोकल फूड हुआ करते थे, उनकी खेती से हमने किनारा करना शुरू कर दिया। हम गेहूं, चावल, अधिक उत्पादन देने वाली चीज जिनकी एक्सेप्टेंस ज्यादा उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें वापस अपने लोकल फूड सिस्टम को, जो यहाँ होने वाली फसलें, आप देखिए कि बाजरा एक ऐसी फसल है जो गर्मी के पीक को सहन कर लेता है। जहां मरुस्थल के अंदर उन रेतीले घरों में जहां पर कोई भी फसल नहीं होती, वहां बाजरा उत्पादन दे देता है, गर्मी को सहन कर लेता है, कम वर्षा को सहन कर लेता है, हमारे पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करा देता है। और ऐसी चीज जो इतनी स्ट्रेस कंडीशन के अंदर पैदा हो रही है, वो कितनी ताकतवर होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इन सब चैलेंजेस के लिए एक आंसर हो सकता है, दैट इज मिलेट। मिलेट इज बेसिकली सीरियल। गेहूं, जौ, ये सब सीरियल क्रॉप्स हैं। मिलेट्स भी बेसिकली सीरियल ग्रुप में आते हैं, लेकिन जिनका इनका ग्रेन, इनका दाना छोटा होता है और ये हार्ड कंडीशंस को, एरिड क्लाइमेट्स को टॉलरेट कर लेती हैं,
इस पूरे ग्रुप को हमने मिलेट्स के अंदर समाहित कर दिया। तो आप कंफ्यूज मत होना कि भाई सीरियल और मिलेट्स क्या, इनमें क्या डिफरेंस है। बेसिकली मिलेट्स, ऑल मिलेट्स आर बेसिकली cereals. That is why now they have been categorized as nutri cereals rather than nutri millets. We are calling them nutri cereals. ये जो क्रॉप्स हैं जितनी भी, आप देखो इनको पानी भी कम चाहिए, इनको खाना भी कम चाहिए, इनके लिए बहुत अच्छी जमीन की आवश्यकता नहीं है, इनके लिए अगर कमजोर जमीन है, हमारा जो किसान है हमारे देश का वो मार्जिनल फार्मर ज्यादा है, स्मॉल फार्मर ज्यादा है। हमारे 80% किसान ऐसे हैं कि जिनके पास 1 हेक्टेयर या इससे कम जमीन। तो ऐसा किसान जो रिसोर्स पुअर है उसके लिए मिलेट्स अपना रोजगार बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी फसलें साबित हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो फसलें हैं मिलेट्स, ये इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, इनकी पोषक तत्व देने की क्षमता बहुत ज्यादा है, जो दूसरे अनाज हम खाते हैं उनसे बहुत ज्यादा है। लो कैलोरी फूड्स है ये, जो आजकल कंसेप्ट चल रहा है। हमारी इच्छा ये रहती है कि साहब हम, कई लोग तो ऐसे हैं जो कैलोरी की कैलकुलेट करके खाना खाते हैं कि मैंने आज ये खा लिया, एक पराठा खा लिया तो मैंने इतनी कैलोरी ले ली, अब मेरे को ये कैलोरी लेनी है तो मेरे को ये चीज सेलेक्ट करनी है। अब इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए, नो इशू, उन सभी के लिए मिलेट्स बहुत अच्छी चीज साबित हो सकते हैं अगर हम इनको अपनी डाइट में शामिल करते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो हमारे रक्त के अंदर, हमारे खून के अंदर ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें। तो कन्वर्जन ऑफ द फूड, कोई भी फूड हमने खाया, खाना खाया, उसका जब कन्वर्जन ग्लूकोज में होता है तो वो किस रैपिड स्पीड के साथ में हो रहा है, दैट इज नोन एज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अगर कोई फूड, हम जैसे चावल खाते हैं, चावल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है और चावल हमें एकदम से इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो हमारा ब्लड शुगर लेवल एकदम से शूट अप होगा। इसीलिए कहा जाता है कि साहब डायबिटिक पेशेंट्स को चावल नहीं खाना। तो जो भी खाना हमें एकदम से ग्लूकोज लेवल को अप ले जा रहा है उस भोजन को हम नहीं खाएं। ये सारे के सारे मिलेट्स बहुत स्लो ग्लूकोज रिलीज करने वाले अनाज हैं, तो निश्चित रूप से हमारे ब्लड शुगर लेवल को बिल्कुल सस्टेन रखते हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स रादर देन अदर सीरियल्स, wheat and rice, low है। नेक्स्ट प्लीज। मिलेट्स, जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा इशू है कार्बन फुटप्रिंट। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ रहा है। मिलेट्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जमीन में कार्बन कंटेंट को बढ़ाते हैं, ना कि एटमॉस्फेयर में। तो ये हमारे इको फ्रेंडली क्रॉप्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को भी सेव करेंगे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचाएंगे और हमारे एटमॉस्फेयर के साथ भी कोऑर्डिनेट करके चलने वाली क्रॉप्स है। इसी तरह से लो वाटर रिक्वायरमेंट, पानी एक बहुत बड़ा इशू है। यू विल वंडर, आप शायद आश्चर्य करेंगे कि 1 किलो गेहूं पैदा करने में हम 500 लीटर पानी खर्च कर देते हैं। कैन यू इमेजिन, अगर हम उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करें कि 500 लीटर पानी की कॉस्ट क्या है, तो आप अंदाजा लगा लो कि हम गेहूं खाना भूल जाएंगे। तो ये इतना नेचुरल रिसोर्स हम हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि आप खेती से जुड़े हो, सब बच्चे, ज्यादातर बच्चे, तो आपको ये जानना जरूरी है कि हर फसल की एक क्रिटिकल स्टेज होती है, उसी पे हमें उस क्रॉप को इरिगेट करना चाहिए ताकि जो पानी हम लगाएं। अब हम बात किसकी करते हैं? हम बात करते हैं हमारे रिसोर्सेज की दक्षता, उनकी यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी कि उनकी उपयोग दक्षता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हम गेहूं की फसल लगा रहे हैं तो यू विल वंडर कि एक इरिगेशन के अंदर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 5 लाख लीटर पानी हम खर्च करते हैं। यानी कि गेहूं के उत्पादन में 40 क्विंटल गेहूं अगर हम उत्पादित कर रहे हैं तो हम लगभग 30 लाख लीटर पानी खर्च कर देते हैं। यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा हम पानी का यूज कर रहे हैं। राइस क्रॉप के अंदर इससे भी कई गुना ज्यादा, शुगर केन में इससे भी कई गुना ज्यादा पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मिलेट्स एक ऐसी क्रॉप है जो बहुत कम पानी में 250-300 मिलीमीटर उनकी रिक्वायरमेंट है, और उसमें भी अगर कभी एटमॉस्फेयर में स्ट्रेस आता है, पानी की कमी आती है,
तो उसको भी टॉलरेट कर लेते हैं। मारवाड़ी में आपने कहावत सुनी होगी कि बलेड़ो बाजरो और गलुड़ी ज्वार आराम हो जाए। सुना है ना आपने? तो आप खुद ही देख समझ लो कि भाई ये जो क्रॉप बलेड़ो बाजरो मतलब बाजरा अगर जल भी जाए तो भी वापस से रीजनरेट कर जाता है, और ज्वार अगर गल भी जाए तो भी रीजनरेट कर जाती है। तो ऐसी क्रॉप्स हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं हमारे इस परिस्थिति के लिए कि हर परिस्थिति के अंदर हमारे को वो उत्पादन देने में सक्षम है। इसी तरह से एनवायरमेंटल स्ट्रेस टॉलरेंस, अगर गर्मी ज्यादा है, सर्दी बढ़ गई, हर परिस्थिति को सहन करने की क्षमता इन मिलेट्स के अंदर है। नेक्स्ट प्लीज। सबसे खुशी की बात यह है कि भारत सरकार ने 2018 में मिलेट ईयर सेलिब्रेट किया और उसके बाद एक कंसेंसस बनी। उन्होंने यूएनओ को कहा कि साहब हम ये चाहते हैं कि 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर बनाया जाए। तो हमारी सरकार की हेल्प है यूएनओ ने इस चीज को अप्रूव किया और हम 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये मिलेट्स हैं जो अब हम समझेंगे कि किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है। सर मैं ज्यादा समय तो नहीं दे रहा। मिलेट्स बेसिकली 9 मिलेट्स हैं। ज्वार बाजरा ये मेजर मिलेट्स के रूप में आते हैं। मेजर मिलेट्स का मतलब ये हुआ कि जिनका ग्रोइंग एरिया बहुत ज्यादा है, जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, वो मेजर ग्रुप कोर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा 7 माइनर मिलेट्स हैं। आप ये देखो ये मिलेट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि लगभग 131 कंट्रीज के अंदर इन मिलेट्स की खेती की जा रही है और 59 करोड़ के करीब एशिया और अफ्रीका के लोग इनको, तो इनकी इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है। ये बात अलग है कि अब हम इनकी इंपॉर्टेंस को धीरे धीरे भूलने लगे। नेक्स्ट प्लीज। सी दिस इज द ग्लोबल सिनेरियो। आप ये देखो कि अफ्रीका में बाजरा बेसिकली अफ्रीका का नेटिव है जिसको हम उगा रहे हैं। इसका जो एक्चुअल ब्लड है वो अफ्रीकन ब्लड है इसके अंदर। तो इसको ये जितने भी मिलेट्स हैं वो ज्यादातर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर उगाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे विश्व के अंदर एशिया, और एशिया में भी भारत विश्व का 20% मिलेट्स का प्रोडक्शन और 20% उत्पादन कंट्रीब्यूट करता है। और उसमें भी हमारा राजस्थान यू विल वंडर कि 80% ऑफ द मिलेट प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करता है। तो ये मिलेट्स जो है उनका कितना मेजर रोल है। और एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स बेसिकली इसके हब है जहां मेन ये उगाया जाता है। इसके अलावा अमेरिका में भी इसकी खेती काफी लार्ज एरिया के अंदर की जाती है। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज द सिनेरियो ऑफ इंडिया। 5 मेजर स्टेट्स हैं मिलेट ग्रोइंग। उसमें राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कर्नाटक बेसिकली माइनर मिलेट्स के लिए जाना जाता है और कुल मिलाकर जो मैंने आपको बताया कि लगभग इंडिया जो है वो 80% एशिया का कंट्रीब्यूट करता है और 20% के करीब ग्लोबल प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट प्लीज। सबसे खराब स्थिति ये है कि मिलेट्स का क्षेत्रफल अगर हम देखें राइट फ्रॉम बिगनिंग 1955 के आसपास का डेटा मैं आपको बता रहा हूं कि तब से हमारा ये जो ब्लू लाइन ऊपर वाली है दैट रिप्रेजेंट्स आवर एक्रेज एरिया। आप ये देखो कि ऊपर वाली लाइन नीचे आ रही है, यानी कि हमारा प्रोडक्शन धीरे धीरे नीचे जा रहा है। सॉरी, एरिया धीरे धीरे नीचे जा रहा है, काफी नीचे चला गया। लेकिन प्रोडक्शन जो ग्रीन लाइन है वो प्रोडक्शन को, टोटल प्रोडक्शन को इंडिकेट कर रही है। प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया और हमारी प्रोडक्टिविटी जो रेड लाइन इंडिकेट कर रही है लगभग 1000 और 1200 के बीच में, हमारी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ गई। इसका मेजर रीजन ये है कि अब हमारे पास हाई यील्डिंग वैरायटीज आ गई, हाइब्रिड्स आ गए। कोई भी यहाँ जो छात्र बैठे हैं मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं है जो देसी बाजरे की खेती करता होगा। ज्यादातर आप हाइब्रिड बाजरा लगाते हो, संकर बाजरा है ना, क्योंकि उसमें उत्पादन ज्यादा मिलता है। तो कुल मिला के जब 90-95% क्षेत्र में हम हाइब्रिड्स की खेती करेंगे तो उसी का कारण है कि हमारा प्रोडक्शन, हमारी प्रोडक्टिविटी आज भी एरिया कम होने के बावजूद बहुत ज्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट प्लीज। बेसिकली जो न्यूट्रीसीरियल्स की मैं बात कर रहा था, मेजर और माइनर की। मेजर सीरियल्स के अंदर मैंने आपको बताया जो माइनर सीरियल्स है उसमें हम जो इंक्लूड करते हैं बेसिकली वो फिगर मिलेट, रागी। इसके अलावा फॉक्सटेल मिलेट आपने शायद इनको देखा नहीं होगा क्योंकि अपने राजस्थान में इनकी खेती ज्यादा नहीं की जाती है।
इसी तरह से ये फॉक्सटेल मिलेट जिसको अपन कंगनी बोलते हैं लोकली, प्रोसो मिलेट, चीना, कोदो मिलेट, ब्रायनार्ड मिलेट, लिटिल मिलेट, इन सब की विशेषता सबसे बड़ी ये है कि इन मिलेट्स के अंदर क्रूड फाइबर बहुत ज्यादा होता है, प्रोटीन कंटेंट काफी हद तक मिलेगा इनके अंदर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रोटीन एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन मिलेट्स के अंदर है, वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इसी तरह से रागी को अब रागी का प्रचलन इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आपने रागी बिस्किट खाया होगी, बिस्किट मिलते हैं बाजार के अंदर, इस पर लिखा था रागी बिस्किट्स, वो दैट इज अ वैल्यू एडिशन। हमारे कोई भी, आप लोग इतने सारे बच्चे बैठे हुए हो, यूथ बैठे हुए हो, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप इस तरह की चीजों में अपना इंटरेस्ट रखते हैं कि हम किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन करें, तो भी आप अपना फ्यूचर एग्रीकल्चर के अंदर अच्छा बना सकते हैं। और ये सारी जो प्रोग्राम्स होते हैं, मैडम से मैं ये कहूंगा कि ये एक्सपोजर जो होते हैं बहुत अच्छे एक्सपोजर्स हैं। बच्चों को एक नया थॉट मिलता है कि हम किस तरीके से अपना एक एंटरप्राइज अलग तरीके से एस्टैब्लिश कर सकते हैं अगर कोई आइडिया क्लिक कर जाए। तो इसी तरह से ये जो मिलेट्स हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज। और अब इनको न्यूट्रिसीरियल्स की संज्ञा दी गई। आप देखो इनके हेल्थ बेनिफिट्स, आई टेल यू, बेनिफिशियल इन डिटॉक्सिफाइंग बॉडी। आप सब पढ़ते हो, मोबाइल को सब यूज करते हैं, आप मोबाइल में भी देखते हो, हम जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं वो देखते हैं कि साहब हम ये चाहते हैं कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स का उपयोग करें। एंटीऑक्सीडेंट्स का उपयोग क्यों करें? इसलिए करें कि बेसिकली हमारे शरीर में जो हार्मफुल हैवी मेटल्स हैं वो किसी भी तरह से फ्लश आउट होते हैं। हम, हमारा खान पान ऐसा हो, एक छोटी सी चीज है कि हमारे बुजुर्गों ने हमसे ये कहा कि साहब हमें सप्ताह में एक दिन उपवास रखना चाहिए, और आप सरप्राइज करोगे कि एक छोटी सी चीज उपवास वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। हमारी बॉडी में से जितने भी हार्मफुल एलिमेंट्स हैं, इवन कैंसर कॉजिंग सेल्स तक को वो फ्लश आउट कर देता है उपवास। इसी तरह से कई बार आपने देखा होगा आजकल खान पान के अंदर काफी बदलाव आ गया कि साहब अब हमें इस तरह का फ्रूट खाना चाहिए, इस तरह के जूसेस पीने चाहिए, ग्रीन टी पीनी चाहिए। ये सारे बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। तो हमारे मिलेट्स के अंदर भी इसी तरह की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। इनके अंदर बेसिकली कीटेजेंस होते हैं, ऐसे बायो एजेंट, ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर से हैवी मेटल्स को फ्लश आउट करते हैं। कुछ फ्लेवोनॉइड्स हैं, बेसिकली ये पॉलीफिनोल्स सब ग्रुप के अंदर आते हैं, जहां से ये हमारे जो कंपाउंड्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर से फ्लशिंग आउट करने का काम करते हैं। बेसिकली लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। मैंने जैसा आपको शुरू में बताया कि क्या होता है कि इनके अंदर इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, यानी कि ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज्यादा शूट अप नहीं करेंगे, सस्टेन रखेंगे। और अगर हमारे शरीर का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा तो डेफिनेटली आप ये मान के चलो कि साइंस की स्टडीज हैं, ये सारी की सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूं इनके पीछे कुछ ना कुछ बेसिस है। इवन पीर रिकॉग्नाइज्ड रिव्यू पेपर्स हैं जो ये कहते हैं कि इन चीजों से हमारे को ये सब चीजें मिलती हैं। ये वेग स्टेटमेंट्स नहीं है, इनके पीछे एनसीबीआई की रिसर्च है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का आपने नाम सुना होगा, इवन आईआईएमआर हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, उसकी स्टडीज है कि मिलेट्स खाने से या मिलेट्स का यूज करने से इन सब चीजों के अंदर हमें किस तरह से राहत मिलती है, उनके सॉलिड प्रूफ वो प्रोवाइड करता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल एलडीएल जिसको हम कहते हैं कि जो खराब तरह का एक कोलेस्ट्रॉल है जो हमें स्ट्रोक लेके आता है, उसको भी रोकता है कि हमारे ब्लड के अंदर उसका लेवल ज्यादा नहीं बढ़े। हेल्प टू प्रिवेंट डायबिटीज, टू डायबिटीज मेलिटस, चूंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएंगे ज्यादा, इसी तरह से ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेंगे। तो ये सारे के सारे फायदे हमें इन चीजों से मिलेट्स को अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करने से मिलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये एक जनरल व्यू है कि भाई किस तरह से इनमें कार्बोहाइड्रेट, क्रूड फाइबर, आप देख लो कि क्रूड फाइबर जैसे ये बार्नयार्ड है, इसके अंदर 14% प्रोटीन कंटेंट इनके अंदर ज्यादा। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज द इलस्ट्रेशन ऑफ इन जनरल हाउ वी कैन फाइट मालन्यूट्रिशन। इनमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा। अब आप देखो क्लियर कट
कि बर्नयार्ड, प्रोसो, कोडो, ये तीनों के अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा है। फाइबर कंटेंट का बेसिकली क्या करता है कि हमारे शरीर में, हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है उनकी एक्टिविटी को एनहांस करता है। तो इनमें जो फाइबर कंटेंट है वो फाइबर कंटेंट उन बैक्टीरिया की एक्टिविटी को एनहांस करता है, एक्टिविटी को बढ़ाता है। लिहाजा इनको अगर हम हमारी डाइट में शामिल करेंगे तो फाइबर कंटेंट हमारी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करेगा, हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करेगा। इसी तरह से प्रोटीन कंटेंट, कोडो मिलेट, प्रोसो मिलेट, इनके अंदर प्रोटीन कंटेंट आप देखो बहुत ज्यादा है। मिनरल्स in comparison to rice and wheat, they contain a lot of minerals, crude fiber and protein. Next please. अब हम बात करते हैं कि अगर आप अपनी डाइट के अंदर कुछ अच्छा शामिल करना चाहते हैं तो मैं आपको ये भी कहूंगा कि मिलेट्स को आप शामिल कर सकते हैं। और बाजरे की रोटी जिसको हम बहुत पहले से खाते आ रहे हैं, आप लोग तो खाते हो गांव के लोग। I have been at Nagaur for more than 15 years. Sir, I was surprised कि वो लोग साल में 10 महीने बाजरा खाते हैं, मारवाड़ के लोग। और मेरे को बाजरा पसंद नहीं था, लेकिन मैंने वहां जाके बाजरा खाना शुरू कर दिया और अब मुझे बाजरा बहुत पसंद है। मैं कभी-कभी अपनी डाइट में शामिल करता हूँ। Because of these facts, helps in reducing weight management। कारण मैंने आपको बताया कि इसमें कॉम्प्लेक्स शुगर्स है, स्टार्च है, जिसको एकदम से जिसका कन्वर्जन ग्लूकोज में नहीं होता, लिहाजा हमारा वेट मेंटेन रहता है। इंप्रूव्स डाइजेशन, रिच इन डाइटरी फाइबर। फाइबर कंटेंट जिसके अंदर ज्यादा होगा वो हमारे डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करेगा। बेसिकली जो हम पास आउट करते हैं उसके वॉल्यूम को बढ़ाने में काम करता है फाइबर, उसको इजी करता है मेथड को सबको। हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्दी हार्ट। आज हम सबकी सोच ये रहती है कि साहब मेरा हार्ट मजबूत रहना चाहिए, तो मिलेट्स आर वेरी फ्रूटफुल टू मेंटेन दिस। बीपी, एलडीएल, इवन ग्लूटेन फ्री। मिलेट्स आर टोटली ग्लूटेन फ्री। मिलेट्स के अंदर बिल्कुल ग्लूटेन है। अगर हम किसी भी तरह की एलर्जी से पीड़ित हैं तो हमें अपनी डाइट में इसको शामिल कर लेना चाहिए। हेल्प्स टू प्रिवेंट एनीमिया। आयरन और जिंक कंटेंट, आपने देखा होगा कि कोविड पीरियड के अंदर डॉक्टर्स ने जब भी आपको मल्टीविटामिन प्रेस्क्राइब की उसमें जिंक जरूर लिखा। और उस जिंक का बेसिक रोल क्या है कि जिंक इज ए कोफैक्टर ऑफ मोर देन 300 एंजाइम्स। मैग्नीशियम इज अगेन ए कोफैक्टर ऑफ मोर देन 300 एंजाइम्स। 300 से ज्यादा एंजाइम्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। कितना इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम अगर ज्यादा होगा तो हमारा हार्ट बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इन मिलेट्स के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज हमें मिल रही है। Next please. Nowadays, scientists have developed some biofortified varieties. You will be surprised to know कि अब हमारी कुछ ऐसी वैरायटीज है जिनमें कन्वेंशनल वैरायटी जो हम परंपरागत खेती कर रहे थे उनसे कई गुना ज्यादा आयरन और जिंक इन वैरायटीज के अंदर अवेलेबल है। यू सी ये HHB 299 जिसको हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है और भारत सरकार ने इसको अनुमोदित कर दिया है इस वैरायटी को। इसके अंदर लगभग 73 ppm आयरन है और 41 ppm जिंक, जबकि हमारी जो कन्वेंशनल वैरायटीज हैं यू विल वंडर उनमें 30 से 35 ppm जिंक है और 40-45-50 ppm, यानी कि लगभग 1.5 गुना जिंक और आयरन हमें इन वैरायटी से मिल रहा है फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट प्लीज। ये वैरायटी हमारी यूनिवर्सिटी ने डेवलप की है, जोबनेर यूनिवर्सिटी ने 233, और इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनुमोदित कर दिया। आप देखो इस वैरायटी के अंदर 83 ppm जिंक आयरन कंटेंट कितना ज्यादा, यानी कि एनीमिया, अगर आप कोई आदमी एनीमिक है और इसको अपनी डाइट में शामिल करता है तो निश्चित रूप से आप बिना एक्सेस आयरन लिए इन वैरायटीज से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जिंक कंटेंट बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट प्लीज। सो इन नटशेल वी कैन से these crops are complete food, but I would like to say कि मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊं उसके बजाय ये जरूरी है कि मैं आपके साथ रैशनल रहूं। कुछ लोगों को कोई जरूरी नहीं कि बाजरा सूट करे। अभी सर सुबह बता रहे थे कि सर के एक मित्र हैं नरेंद्र सर के जो बाजरे से परहेज रखते हैं, तो आई डू एग्री विद दिस स्टेटमेंट सर, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं, कोई जरूरी नहीं कि हर फूड आपकी बॉडी एडजस्ट करे, हर फूड आपकी बॉडी एक्सेप्ट करे। आप अपने ऊपर टेस्ट कर लो कि साहब ये फूड मेरे लिए अच्छा है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। कोई जरूरी नहीं कि बाजरा अगर सूट नहीं कर रहा यू कैन यूज रागी सूट नहीं कर रहा यू कैन यूज कोडो मिलेट, सावा यू कैन यूज,
कोई जरूरी नहीं है कि कोई सा मिलेट आपको सूट नहीं करता, आप दूसरे मिलेट को शामिल कर सकते हैं, सौदों को शामिल कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि इनमें कभी कभी डाइजेशन डिसऑर्डर ले आते हैं ड्यू टू हाई डाइटरी फाइबर। कभी कभी हमारा इंटेस्टाइन हाई डाइटरी फाइबर को भी टॉलरेट नहीं करता। इसी तरह से थायराइड, जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, दे शुड अवॉइड फास्ट, बिकॉज उसका सीधा सा रीजन है कि इसमें कुछ कंपाउंड इस तरीके के होते हैं जो हमारे को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से अगर माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम किसी को है, किसी को स्टमक अपसेट बहुत ज्यादा रहता है, प्रॉब्लम रहती है बिकॉज ऑफ हाई फाइटिक एसिड, इट में कॉज सम प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्लीज। बहुत सारी रेसिपीज हैं, IIMR ने भी बहुत सारी रेसिपीज दी हैं। आप देखो कि हम ये, मैं विशेष रूप से मैंने इसको इसलिए डाला है कि जो हमारे रूरल यूथ हैं, दे शुड हैव अ थॉट, क्योंकि आजकल आने वाला टाइम का मिलेट्स का है। आप अपना एंटरप्राइज अगर मिलेट्स के अंदर सोच रहे हो, तो आई हैव सक्सेस स्टोरीज जिनमें यूथ ने अपना रोजगार, अपना एंटरप्राइज मिलेट्स के अंदर एस्टेब्लिश कर लिया है। वो लोग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, सिंपल वैल्यू एडिशन। मुझे बताओ कि आज जैसे अभी नगेश सिंह सर से चर्चा चल रही थी, बता रहे थे कि Amazon is selling everything, even they are selling cow dung, गोबर बेच रहा है। तो मुझे बताओ, बिल्कुल अगर आपको कंट्री की जरूरत है, जैसे पहले क्या होता था कि हम होली के ऊपर जो ये गोलरी बना के चढ़ाते हैं, वो सब चीजें इवन गोबर के कंडे तक आपको Amazon पे मिल जाएगी। वर्मी कंपोस्ट is selling at a rate of 350 kg for 5 kg bag, and we at KVK are selling at 10 rupees a kg, 50 rupees a kg. See the difference, marketing tactic. He is selling at a rate of 350 for 5 kg bags, and we are charging rupees 50 for 5 kg bags, 300 plus. तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि रूरल यूथ के लिए ये एक आइडिया है, थॉट है कि अब आने वाला टाइम जो भी मिलेट्स का है, तो उसमें हम रूरल यूथ स्टेबल कर सकते हैं, नया एंटरप्राइज सेट कर सकते हैं। मेरे एक नोन एसोसिएट प्रोफेसर है, उनका सन सिंप्लीफाई करके केवल इनके होल ग्रेन नमकीन, इनके वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स बना के सेल आउट करता है। उसने अपना एक एप्लीकेशन बना लिया, उसके ऊपर सारे प्रोडक्ट डाल के, एंड इज सेलिंग, इज डूइंग वेरी गुड। तो इस तरह के प्रोडक्ट, ये बाजरे का खींचड़ा, ये सब चीजें मतलब बहुत पुरानी चीजें जिनको खाते हैं। दिस इज अबाउट सॉर्टम। ज्वार के बारे में आप जानते हो, दिस इज रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब आप ये देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि जितने भी हमारे ऐसे एरियाज जो अनअटेंडेड एरियाज हैं, मार्जिनल लैंड्स हैं, उन जमीनों के अंदर हमेशा कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। सैलिनिटी, जिन जमीनों के अंदर लवणीयता है, उन जमीनों के अंदर हमेशा कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ज्यादा मिलेंगे। लिहाजा ये जो फसल है, ये अनअटेंडेड लैंड पे, ऐसी लैंड पे ज्यादा होती है, और ऑटोमेटिकली इसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम कंटेंट बढ़ गया, और वो हमारी डाइट में हमें मिलता है। तो ये जो क्रॉप है, इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि डाइटरी फाइबर के अलावा हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम ज्यादा प्रोवाइड कर रही है, जो हमारी बोन्स के लिए, नेक्स्ट प्लीज, हमारे हार्ट के लिए, इन सब चीजों के लिए। देखिए आप हेल्थ बेनिफिट्स, दिस ग्लूटेन फ्री, फुल ऑफ आयरन, रिच इन फाइबर, गुड फॉर बोन बिकॉज ऑफ हाई कैल्शियम कंटेंट, बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम इट इज गुड फॉर आवर हार्ट, एंड प्रोटीन रिच। नेक्स्ट प्लीज। मैं आपको जो बता रहा था, वी कैन सेल आउट, अगर आप इसको अपने एंटरप्राइज के रूप में लेना चाहते हैं तो एक होल ग्रेन। इसके अलावा आजकल जो प्रचलन है, प्रचलन क्या है कि आपको पॉलिश्ड चीज चाहिए। अगर आप एक तिल भी लेने जाते हो तो तिल दो तरह का है, तो रॉ तिल है बाजार के अंदर अवेलेबल, एक सफेद तिल होता है। सफेद तिल जिसको आप बोलते हो पॉलिश्ड, उसमें क्या है कि ऊपर की जो परत है जिसके अंदर विटामिन बी ज्यादा है, उसको हटा दें। राइस, इवन राइस के अंदर एक लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं राइस ब्रान, ब्राउनिश लेयर होती है। वो ब्रान होने के बाद में उसमें से डेफिनेटली विटामिन बी कम हो गया, और उस ब्रान से ऑयल भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो आप ये देखो यूजेस इतने ज्यादा करने लगे हम कि राइस के ऊपर की जो परत है उसको हमने हटा दिया, ब्रान को, उसका ऑयल एक्सट्रैक्शन करके उसको 2% ऑयल होता है, उससे ऑयल बनाने लगे।
तो इस तरह का एंटरप्राइज भी आप बना सकते हैं। उस ग्रेन को आपने पॉलिश कर दिया, इतने सुपर की परत बना दिया, तो आपको बिल्कुल पर्ड ग्रेन मिलेगा, बिल्कुल ऐसा मोती जैसा दाना दिखेगा, और उसको देख के लोग अट्रैक्ट होंगे, उसको आलू परचेज करने की कोशिश करें अपनी डाइट में शामिल करने के लिए। जितने भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, आपको यही करना है कि भाई उन हेल्थ कॉन्शियस लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसको टैप करना है। कई तरह की फ्लेम, ये बड़ी क्रिस्पी चीज है। आजकल रोस्टेड नमकीन आने लगे, बाजरा रोस्टेड आने लग गया, सोरगम रोस्टेड आने लग गया। इवन आईएमआर की आप साइट पे जाओगे तो इवन आपको मैगी, मिलेट मैगी मिल जाएगी, मिलेट डोसा मिल जाएगा, बर्गर, बहुत सारी चीजें हैं जिनको भी अब हम प्रचलन में ले लेंगे। नेक्स्ट प्लीज। वैल्यूएशन यू कैन, ये मैंने कुछ फोटोग्राफ डाले हैं कि आप किस तरह से वैल्यूएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। रागी व्हीट डोसा। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज फिंगर मिलेट, जिसको हम बोलते हैं रागी, और रागी का भी जो सबसे हाईली न्यूट्रिटिव चीज है, और इसको बेसिकली जितने भी मिलेट्स हैं, इनको अगर आप स्प्राउटेड फॉर्म में खाओगे, रात को आपने पानी में धो दिया और उसके बाद स्प्राउट कर लिया, तो आदमी की डाइजेस्टिबिलिटी बहुत बढ़िया रहती है और हमारी बॉडी को डाइजेस्टिबिलिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट प्लीज। रागी की भी अब बायोफोर्टिफाइड वैरायटी हमारे पास है, जिसके अंदर आयरन, जिंक और कैल्शियम तीनों चीजें बहुत ज्यादा। नेक्स्ट प्लीज। इसी तरह से प्रोसो मिलेट जिसको हम चीना बोलते हैं, अगेन इज अ वेरी गुड मिलेट, और इसको भी हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन माइन्यूट क्वांटिटी इसलिए इट मे सूट और मे नॉट सूट टू योर बॉडी। नेक्स्ट प्लीज। कोडो मिलेट इज फुल ऑफ फाइबर्स, डाइटरी फाइबर बहुत ज्यादा है, प्रोटीन कंटेंट बहुत बढ़िया है, तो इसको भी हम शामिल कर सकते हैं प्रोटीन कंटेंट। और विशेष तौर से मैं कहूंगा कि स्पेशली विटामिन बी का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है नियासिन। आप देखो कि जो लोग मक्का ज्यादा खाते हैं उनमें एक डिजीज होती है पेलेरा, व्हाइट पैचेस बन जाते हैं बॉडी के ऊपर, जो रेगुलर यूज कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई सीरियल किसी न किसी एमिनो एसिड में डेफिशिएंट करता है। इनके अंदर मीथियोनिन, लाइसिन, नियासिन बहुत ज्यादा अच्छी क्वांटिटी के अंदर मिल जाएगा। हालांकि लाइसिन बहुत ज्यादा नहीं है, लाइसिन सबसे ज्यादा बार्ले के अंदर मिलता है। एक छोटा सा एग्जांपल है कि हम लोग पहले गेहूं, जौ और चने की रोटी खाते थे। इट मेक्स दैट कॉम्बिनेशन सच ए वंडरफुल कॉम्बिनेशन कि जितने भी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे उसके अंदर हमें मिल जाते हैं। तो वो एक वंडरफुल कॉम्बिनेशन है जिसको हम धीरे धीरे भूलने लगे कि भाई वो क्या ट्रेडिशनल फूड है, हमें नहीं खाना। लेकिन यू सी लॉजिक ये है कि हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, 10 किलो गेहूं के अंदर सब 2 किलो जौ मिलाना है, 1 किलो चना मिलाना है, और उसकी रोटी अगर हम खाएंगे तो वो इतना रेयर कॉम्बिनेशन बनेगा कि that carries all the 9 essential amino acids which our body requires। तो मैं आपसे कह रहा हूँ इन सब के अंदर वही करामात है, वही चीजें हैं, डाइटरी फाइबर ज्यादा है, कैल्शियम कंटेंट बहुत ज्यादा है, इनको हम हमारी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। फॉक्सटेल मिलेट कंपनी अगेन इज अ वेरी गुड मिरेकुलस मिलेट, जिसको भी अपन अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। हालांकि ये ब्रॉड स्केल कैपेसिटी है, इसके अंदर ऐसी क्रॉप है जो कम पानी के अंदर एडवर्स कंडीशंस के अंदर हमें फायदा देती है। नेक्स्ट प्लीज। ब्रांड यार्ड मिलेट सावा, व्रत के अंदर हम सावा खाते हैं, इसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है, इतनी इजीली डाइजेस्टेबल होगा कि आप उसको आराम से व्रत के अंदर जिस चीज को हम फास्टिंग में खा रहे हैं उसकी डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी है, और प्रोटीन कंटेंट से रिच है, कैल्शियम खूब ज्यादा है, डाइटरी फाइबर खूब ज्यादा है। ये ट्रेडिशन हमारे ट्रेडिशन बने हुए इसलिए है कि हम हमारी फूड हैबिट को चेंज करें। अगर हम एक दिन उपवास रखेंगे तो हम ऐसी चीजें खाएंगे जो हम रेयरली खाते हैं, जो हमारे फूड के अंदर इन जनरल हमने समाहित नहीं कर सकी हैं। तो ये ट्रेडिशन जो बने हुए बहुत ज्यादा सोच समझ के बने हुए, ताकि हम ऐसे कंपोनेंट हमारी डाइट में शामिल करें जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को है और नहीं मिल रहा। नेक्स्ट प्लीज। लिटिल मिलेट कुटकी अगेन इज एन इंपॉर्टेंट मिलेट। नेक्स्ट प्लीज। इसकी भी बायोफोर्टिफाइड वैरायटी अब हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट प्लीज। आपने शायद इसका नाम सुना होगा, किनोआ। सुना है? हैव यू हर्ड द नेम किनोआ? किनोआ की पॉपुलैरिटी इसलिए बढ़ रही है और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि साहब इसको भी न्यूट्री सीरियल्स में शामिल किया जाए। किनोआ इज द ओनली क्रॉप व्हिच कंटेन्स
all the 9 amino acids in rational combination. इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। आज लोग जो बात कर रहे हैं साहब मेरी ओबेसिटी को कम करने के लिए किनोआ खाओ या एक्स प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किनोआ खाओ, तो डेफिनेटली दे हैव द प्रॉपर्टीज। एकमात्र अभी तक की अल्टीमेट क्रॉप है जिसमें सारे के सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स इसके अंदर विद्यमान है। तो आप चाहें तो इसको भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। आई वांट टू डिस्कस अबाउट दिस आल्सो। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। जब मैंने आपको इतने सारे फायदे बताए तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो अनाज है इनको हम इतना ज्यादा एडॉप्टेड क्यों नहीं कर पा रहे, हमारी डाइट में शामिल क्यों नहीं कर पा रहे? बेसिकली कुछ रीजन है कि जेनेटिकली ये जो बने हुए हैं, इसके दाने पे आपने देखा होगा कि हम दाल या चावल की खिचड़ी तो सीधी बना लेते हैं, लेकिन बाजरे की खिचड़ी को बनाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको कूटना पड़ता है धो के, बिकॉज इसके अंदर एक हस्क होती है, हस्क वाला पार्ट, उसको अलग करना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा टीडियस प्रोसेस है। इस वजह से जेनेटिकली इस तरह की चीजें कि इनके अंदर हस्क लगी थी, वो एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है कि हम इसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते। हालांकि पिसने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप बाजरे का खींचा बनाते हो या वैल्यू एडिशन करते हो तो उसको हटाना बहुत जरूरी है। इसी तरह से कुछ टेक्नोलॉजीज हमारे पास कम है, इनका प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाता, रेगुलेटरी प्राइस नहीं मिल पाता। इन क्रॉप्स के अंदर मार्केट प्रॉपर नहीं है, इनकी सेल प्राइस कम है। हालांकि अब बाजरे की सेल प्राइस काफी अच्छी आने लगी है। पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि 2000-2100 रुपए किलो तक क्विंटल तक बाजरा बिक रहा है। तो नेचुरली अब इसके अंदर फेस आ रहा है, परंतु फिर भी आई वुड से देयर इज ग्रेट डिमांड फॉर प्रोसेस्ड स्मॉल मिलेट्स। अगर आप फिर भी कुछ करना चाहते हो तो प्रोसेस्ड मिलेट्स के अंदर भी इसका बहुत अच्छा मार्केट है। नेक्स्ट प्लीज। See, the government is also including millets in their policy to promote. Like millets are being named as nutri cereal. कई लोगों को पता लगे कि ये न्यूट्री सीरियल एक क्लिकिंग नेम है, पता लगे साहब इससे न्यूट्रिएंट मिलेंगे मेरे को। इसी तरह से सब मिशन चल रहे हैं। इसी तरह से 2018 को हमने नेशनल ईयर सेलिब्रेट किया और 23 को हम इंटरनेशनल ईयर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब तो कुछ स्टेट तो पोषण मिशन के अंदर भी इसको शामिल कर लिया गया न्यूट्री सीरियल्स को, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। IIMR इसके अंदर बहुत हेल्प कर रहा है। 200 स्टार्टअप आर बीइंग सपोर्टेड बाय IIMR हैदराबाद। मैं स्पेशली आप लोगों को ये दिखाना चाहता था कि गवर्नमेंट का सपोर्ट, पॉलिसी सपोर्ट बहुत जरूरी है किसी भी चीज को आगे ले जाने के लिए। तो आप इसी को समझ लो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज में अब ये सब चीजें शामिल होगी और उनके लिए बहुत बजट आने वाला है आने वाले टाइम में कि स्टार्टअप्स के लिए सपोर्ट मिलेगा। और IIMR की साइट पे अगर आप जाके देखोगे तो आपको बहुत सारे नए आइडियाज मिलेंगे। नेक्स्ट प्लीज। सी दिस इज द लास्ट स्लाइड। आप मुझे लगता है कि थोड़ा सा परेशान टाइम जितना तो नहीं होगा सर। हम चूंकि वी कैन कंक्लूड दैट कि हमारा अब पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सी we are adding one Australia in our population every year. हमारी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आने वाले समय में हम चाइना की पॉपुलेशन को पास कर देंगे। और अब now there is need to secure not only food but nutrition. इस लिहाज से मिलेट्स का रोल हमारी डाइट में बहुत ज्यादा है और हमें अपने हिसाब से इसको समाहित करने चाहिए। मेरा यही आज के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रयास रहा है। आप लोगों ने इतना पेशेंस के साथ मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। वो आपके न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, तो आप ये असेस नहीं कर पाएंगे कि कौन सा मेरे लिए दिक्कत कर रहा है। इन वेरी रेयर केस इट मे हैपन, अदरवाइज आप इन जनरल मिला के कहिए कोई इशू नहीं है। देखो मल्टीग्रेन दलिया भी आ रहा है आजकल बाबा रामदेव का, उसका पीछे लॉजिक ये है कि हम इनके अंदर जो अलग अलग अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन बन जाए और हमारी बॉडी के यस सर किसी स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट के लिए मतलब जैसे उनको रिक्वायरमेंट कहते हैं मेगा बनते या फिश वगैरह काम में, तो उसके वो किस तरह से मिलेट से रिप्लेस कर सकते हैं? सर इनफैक्ट क्या है कि जैसे मिलेट्स के अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो आप जो एक एथलीट है
उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट प्रोटीन की, एमिनो एसिड की बहुत एक्सेसिवली हाई होती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न कर रहे हो। तो आप इसको रेशनल कर सकते हो कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि कुछ पार्ट मिलेट और कुछ पार्ट एग या नॉनवेज के साथ आप मिक्स करके उसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हो। आप पूरी तरह रिप्लेस मत करिए, क्योंकि जो एक एथलीट या एक रेसलर जिस तरह से एनर्जी बर्न कर रहा है और जिस तरह से उसको रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो 100% मीट आउट नहीं करेगा। एक नॉर्मल पर्सन के लिए अगर आप इसको रिप्लेस करते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एथलीट जो बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहा है उसको रेशनल करना पड़ेगा कि कुछ पार्ट हम इन चीजों को ऐड कर लें और वहां किसी चीज को ऐड करें। यस प्लीज। एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करता है? वेरी गुड। इनफैक्ट मिलेट्स जो है उनमें एक ऐसी इनहेरेंट कैपेसिटी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा पी के और उस कार्बन को जमीन के अंदर छोड़ते हैं। कैसे? बाजरा, आपने देखा होगा कि बाजरा जब हम लगाते हैं तो बाजरे के अंदर, मैं आपको लेने की लैंग्वेज समझाता हूँ, कि कल्ले फूटते हैं, टेलरिंग होती है। जिस क्रॉप का बायोमास जितना ज्यादा होगा वो एटमॉस्फेयर के कार्बन को उतना ज्यादा पिएगी और उस बायोमास को वो जमीन में छोड़ेगी, तो उसका एडिशन सॉइल के अंदर होगा। हम ये चाहते हैं कि वो क्रॉप जो इको फ्रेंडली है उसका बायोमास ज्यादा हो, वो कार्बन को ज्यादा पिए, अपने अंदर ले और जमीन के अंदर मिक्सिंग ज्यादा हो, उसका जो रेसिड्यू है वो जमीन में ज्यादा मिले। तो वो जो क्वांटिटी एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा रही है, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है, जमीन में जाके हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगी। क्योंकि एग्रीकल्चर इटसेल्फ, जिसके लिए हम कहते हैं कि साहब एग्रीकल्चर 30% इमिशन, गैस इमिशन को कंट्रीब्यूट करता है। इट इज अ प्रॉब्लम, नो डाउट, बट इट इज अ रेमेडी आल्सो। एग्रीकल्चर ही हमें सेव भी कर रहा है, एग्रीकल्चर ही कार्बन को पी रहा है। दूसरी बात, टेम्परेचर, अगर एटमॉस्फेयर के अंदर एक्सेस टेम्परेचर हो रहा है तो उसको टॉलरेट कर लेगी, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करेगी, कम में भी काम चला लेगी। दैट इज व्हाई वी कॉल देम इको फ्रेंडली क्रॉप्स। सर एक्चुअली रेस में है तो एडल्ट्रेशन ऑफ फूड बहुत ज्यादा हो रहा है, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड बहुत ज्यादा हो रहा है। Yes, ma'am. जब हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसमें एडल्ट्रेशन हो रहा है? मैडम थोड़ा सा ये एक जो आपका प्रश्न है, इसमें एक्चुअली लेबोरेटरी टेस्ट के बिना हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एडल्ट्रेशन किसमें ज्यादा होगा। सर जैसे अभी हम लोगों ने मक्का लिया था थोड़े दिनों पहले, तो उसका पाउडर फॉर्म हमने यूज किया था। पाउडर फॉर्म मतलब आटे के रूप में? आटे के रूप में। ग्रेन्स में तो नहीं होगा, जैसे एडल्ट्रेशन नहीं होगा, बट अगर पाउडर में उसमें होगा तो हमारे लिए अनहेल्दी हो जाएगा। तो यूजुअली बेस के फ्लोर में मिक्सिंग करते तो नहीं है यूजुअली। यस सर प्लीज। यू परमिट मी यस यस सर, यस सर। बच्ची का प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। बेटा इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट क्योंकि आप टीचिंग प्रोफेशन में एंटर कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ये जो एरा है 21वीं सदी, ये कहते हैं कि 21वीं सदी की स्किल्स को हमें डेवलप करना है। हमें डेवलप करेंगे तब हम जा करके आगे वाली पीढ़ी को 2047 इन्फ्यूजन का दौर करेंगे। इंक्लूजन किन किन चीज़ों का हो रहा है? टेक्नोलॉजी का तो क्या हो रहा है? इंक्लूजन, कंटेंट, पेडागोजी और टेक्नोलॉजी। ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें समस्या ये, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। क्या है यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ? रोजमर्रा के जीवन में हम इनका उपयोग कैसे सिखाए। बार आया था तभी बताया था एक इंटरनेशनल सेमिनार में भी मैंने कहा कि माइक को लेकर के ही इतना कोहराम और तूफान मचा है कि इधर वो माइक लगा रहे, दूसरे अपने माइक लगा रहे, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। यही शास्त्री नगर में फिर पुलिस आ रही है, वो माइक को उठा के ले जा रही है, माँ बाप परेशान है, बच्चे परेशान। ये क्यों हो रहा है? इसलिए शायद कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई कसर, वो कसर यही रहेगी कि हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी सिलेबस में तो ला दिया बीएड सब जगह, लेकिन एजुकेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसमें जो बेटर था यूज ऑफ
साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेली लाइफ, अगर ये सिखा दिया होता तो ये समस्या हमारे सामने आज अब आप जो कह रहे हैं, मैंने भी प्रश्न आप कर रहे हैं, कई साल पहले मैं भी दिल्ली में था, मैं आया यहाँ पर तो कड़ी खाने का बहुत मन था, क्योंकि दिल्ली में ये सब चीजें मुश्किल था, तो मंगाया। मेरा ही मन था तो मैं खुद ही बाजार से आते टाइम चक्की पे से आटा लेकर के आ गया। बेसन बेसन कह रही है बिटिया कि पिसा हुआ था, बेसन क्या कर करेंगे। सकते हैं। अब बेसन लाया खुद ही था, गलती खुद ही ने की है, उसका क्या करें। जब वो खाने बैठा तो मुझे वो टेस्ट ही नहीं आ रहा जो टेस्ट मेरे को बचपन से उस कड़ी में। माय फादर वाज अलाइव दैट टाइम, मैंने उनसे ही पूछ लिया, मैंने कहा आज कड़ी में टेस्ट नहीं आ रहा है। बड़े गुस्से थे, बोले बेसन नहीं है, तुम कहाँ से लाए। मैंने कहा चक्की से। बोले इसमें मक्के का आटा मिलाते, दोनों का कलर वो सस्ता है। बेसन ये बिगर हम आज नहीं आ सकते, आज आपकी सही है। और यही चीजें हमें सिखानी, जो वैल्यू एडिड कोर्सेज की बात कर रहे हैं, वैल्यूज की बातचीत की जा रही है, क्योंकि शायद ये नौबत ना आए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को लाल किले से बोलना पड़े कि भ्रष्टाचार। उसमें वो अकेले नहीं, हम सभा का भी योगदान होना चाहिए, उसमें आप और हम जो कुछ कर सकते हैं ये करें। थैंक यू। बिल्कुल बंद कर दिया जाए, उसके उपलक्ष्य में कोई नया खाद्य उपलब्ध व्यवस्था कराई जाए। सर देखिए ऐसा है कि जब यूरिया आया था तो किसानों ने मना कर दिया था लेने से, और हमारे साइंटिस्ट साइकिल पर बैठ के, आई हैव हर्ड, साइकिल पर बैठ के किसी किसान ने अगर उसको इरिगेट कर रखा है किसी एरिया को, तो उसमें रात को जाके चुपचाप ब्रॉडकास्ट करके आया करते थे। I tell you the truth। और 3 दिन बाद उस किसान के पास जाते थे, रात को ब्रॉडकास्ट करके आते थे उसकी परमिशन के बिना, और 3 दिन बाद जब, क्योंकि किसान उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, वो कहता था नहीं इस केमिकल से कुछ ना कुछ नुकसान होगा। और हम चूंकि जनता का पेट भरना है, फूड क्राइसिस है, फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमारे लिए या हमारे जो बड़े लोग थे, दूसरे साइंटिस्टों के लिए मजबूरी थी। 3 दिन बाद जब उसका इफेक्ट क्रॉप में दिखता था तो किसान के सामने जाके खड़े होते थे, उससे कहते थे देख मैं रात को यूरिया डाल के गया था, तेरी क्रॉप कितनी बढ़िया दिख रही है। लेकिन आज आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो कि साहब यूरिया का नुकसान, डेफिनेटली आई डू एग्री विद यू, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसका एक फेज तो मैंने आपको ये कहा, ग्रेन न्यूट्रिशन से प्रॉब्लम्स, सेकंड जनरेशन प्रॉब्लम्स आ रही है। नाउ वी नीड अनदर रिवोल्यूशन, जिसमें हम ऑर्गेनिक की, नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, और हम इसको 100% रिप्लेस नहीं कर सकते सर, इट विल टेक टाइम। आपने उदाहरण सुना होगा कि श्रीलंका में क्राइसिस हुआ, श्रीलंका गवर्नमेंट ने सारे पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर बैन कर दिए और उन्होंने बाउंड किया फार्मर्स को कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पे चलिए, और रिजल्ट ये निकला कि वहां अच्छी क्रांति की बजाय लोगों में इतना रोष आ गया, लोगों का प्रोडक्शन डाउन हो गया, पूरी उनकी जो इकोनॉमी थी उनको हिलने में एग्रीकल्चर प्लेड द बिगेस्ट रोल बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन। सर इतनी बड़ी जनता को आज हमारी जो डिमांड है उसका पेट भरने की हमारी मजबूरी डाल रही है, इसको हम कम कर सकते हैं। बेसिकली हम एजुकेट क्या करें, एजुकेट ये करें कि यूरिया का रैशनल यूज करना नहीं है। क्या होता है कि जब हम यूरिया जमीन में डालते हैं, एक्सेसिव यूज करते हैं, एक्सेसिव उसके साथ पानी पिलाते हैं, तो उसके अंदर से जो नाइट्रेट कंटेंट नीचे जाके जमीन में हमारे पीने के पानी में मिक्स हुआ नाइट्रेट कंटेंट, आई टेल यू, नाइट्रेट कंटेंट जब मिक्स हुआ नीचे के पानी में जाके, तो दैट विल एक्ट एज ए कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट। वो हमारे अंदर कैंसर की कॉज कर सकता है, वो हमारे अंदर कई तरह की प्रॉब्लम भी लेके आ सकता है। इवन नाइट्रेट अगर एक्सेस है तो आप देखो कि ब्लू बेबी की प्रॉब्लम कई जगह पे सुनी होगी। नेटिवली जैसे झुंझुनू का एरिया है, झुंझुनू में इनहेरेंटली पानी के अंदर नाइट्रेट कंटेंट बहुत ज्यादा है, वहां यूरिया डालने की जरूरत ही नहीं है, आप केवल पानी पिला दो, आपकी क्रॉप फ्लश करेगी। उस एरिया के अंदर ऐसी जगहों पे ब्लू बेबी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि बच्चा पैदा हुआ नाइट्रेट एक्सेस कंटेंट होने का उसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाएंगे। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आप रैशनल यूज करेंगे, पहली चीज तो हमारा मेंटल सेटअप तो चेंज करने की जरूरत है कि रैशनल यूज करना है, ऑप्टिमम यूज करना है, और साथ में हमें
इंटीग्रेशन की तरफ जाना है कि हमें गोबर का खाद भी डालना है, उसमें यूरिया भी डालनी है। धीरे धीरे अगर हम इसकी डोज को रिड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली एनवायरमेंट के लिए भी बढ़िया है, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बढ़िया है और हमारे प्रोडक्शन के लिए बढ़िया सर मेरा क्वेश्चन है। यस प्लीज। बातचीत जी के प्रश्न को सर आपकी बात है। आप इसी को समझना, अगर हम 100 किलो गोबर का खाद डालते हैं उससे हमें आधा किलो नाइट्रोजन मिलती है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है। जैसे मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, आई वुड से एफ इज ए कंप्लीट मैन्योर, 16 तरह के पोषक तत्व उससे सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन अब क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्शन। अगर आपका प्रोडक्शन डाउन आएगा तो आप चिल्लाओगे, आप कहोगे साहब मेरे को तो प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए। यूरिया अगर आप 46% उसमें नाइट्रोजन, अगर आप 100 किलो डालते हो तो 46 किलो नाइट्रोजन जा रहा है और गोबर के खाद से आधा किलो जा रहा है। लेकिन कंपैरिजन नहीं है दोनों का, पर मैं आपसे कहता हूँ कि आप क्या करो, उसका रैशनल यूज करो, आप गोबर कंटेंट को बढ़ाओ। हम अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सॉइल हेल्थ भी इंप्रूव होगी, हमारी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। लेकिन आप ये देखो जो उसकी गाइडलाइन है वो ये कहती है कि 3 साल का वेटिंग पीरियड है, यानी कि 3 साल तक अगर आप केमिकल इस्तेमाल नहीं करोगे तो ही आपको रोका। राजस्थान ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी, कोई दिस इज ए ऑर्गेनिक ग्लोबल सर्टिफिकेशन तब मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। आप यूरिया को कम करते जाओ, उसमें दूसरे सब्स्टिट्यूट बढ़ाते जाओ, जैसे बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अब आ रहे हैं, क्रोम, फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। इसी तरह से नाइट्रोजन कंटेंट हमारी 90% सॉइल में डेफिशिएंट है। यू वुड सरप्राइज कि 90% जमीनों में नाइट्रोजन डेफिशिएंट है। अब उसको प्रोडक्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूट ढूंढने पड़ेंगे। सब्स्टिट्यूट ढूंढने पड़ेंगे कि जितना भी हरा कचरा है, वीड्स है, हरे चारे की ट्विंस कटिंग्स नाइट्रोजन बहुत ज्यादा रखती है, आपको उसका कंपोस्ट तैयार करना पड़ेगा, गोबर का कंपोस्ट तैयार करना पड़ेगा, वर्मी कंपोस्ट तैयार करना पड़ेगा, अपने सॉइल को दूसरी चीजों से एनरिच करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन रिप्लेस, अदरवाइज योर प्रोडक्शन विल डिक्लाइन। दैट इज द इशू कि हमें रैशनल होना पड़ेगा, तब हम प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन कर लेंगे और प्रोडक्शन को भी मेंटेन कर लेंगे और हमारी सॉइल हेल्थ को भी मेंटेन कर लेंगे और हमें भी मेंटेन कर लेंगे। दैट इज एन ऑप्शन। Thank you very much. Next, please. क्या किसी भी ग्रुप एज के लोग इसका सेवन कर सकते हैं सर? इसका यस यस कोई इशू नहीं है। मैं आपको बताऊं, कुछ तो मिलेट्स ऐसे हैं, मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी दिखाया है, मैं जल्दीबाजी लास्ट में मुझे लगा कि टाइम काफी हो रहा है, उसको स्प्राउट करके तो राइट फ्रॉम इन्फेंट्स, एडल्ट्स, किसी भी एज ग्रुप के लोग ले सकते हैं। मेरा प्रेजेंटेशन नहीं आया है, आप उसको पहले शेयर कर लेना, कोई इशू नहीं है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको नहीं भी मिलेंगी जिनको मैं कवर नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ज्यादा प्रेजेंटेशन की तरफ देख नहीं रहा था, इसीलिए कुछ चीजें छूट गई होंगी। बहुत सारे ऐसे मिलेट्स हैं जिनको राइट फ्रॉम इन्फेंट, उनको बस आपको ये करना है कि आपको बॉइल्ड, कुक्ड या उनको रात भर पानी में भिगोने के बाद इस्तेमाल करना है, ताकि उनकी पैलेटेबिलिटी, डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी हो। इसमें सर 5 या 6 महीने का बच्चा वो भी देखो 5-6 महीने के बच्चे को तो अपर मिलेट्स देंगे। आप ये देखो कि ये क्या होता है कि ये एक ऐसा इशू है कि शुरुआत के 1 साल तक आप बच्चे को ऐसी कोई चीज नहीं दे सकते, वो तो आपको मेडिकल डॉक्टर के हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ग्रोइंग एज का बच्चा है, ग्रोइंग एज के बच्चे को आप मिलेट्स बिल्कुल दे सकते हो। इन्फेंट्स के लिए मिलेट्स एकदम से यूज नहीं है। इन्फेंट्स को तो इवन अपन गेहूं की चीज या कोई ऐसी चीज भी नहीं देते। इन्फेंट्स होते हैं उनको तो अपन बहुत कॉशियस होकर फूड, उनका तो डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल अलग तरह का होता है, लेकिन ग्रोइंग एज के अंदर आप मिलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सर, जो 2 टेक्नोलॉजी आपने आपके द्वारा विकसित की गई है उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी देंगे? यस बेटा मैंने 2 टेक्नोलॉजी, हम बेसिकली जो रिसर्च वर्क है हमारा, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे एस्पेक्ट पे काम करते हैं। तो उसमें मेरी जो 2 टेक्नोलॉजी है, उसमें एक तो वीड मैनेजमेंट इन ह्यूमन क्रॉप के अंदर वीड मैनेजमेंट के ऊपर है, और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन वीड के ऊपर। हम लोग डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर्मुलेट करते हैं, उसको असेस करते हैं। उसके बाद एक हमारे यहाँ फोरम होता है ZREC, जोनल रिसर्च एक्सटेंशन एडवाइजरी कमेटी, उस वर्क को रिव्यू करती है, और वो जो वर्क हम करते हैं वो फिर एक स्टेट गवर्नमेंट में एजेंसी बनी हुई है, एडेप्टिव ट्रायल सेंटर, वहां पर वेरिफिकेशन के लिए जाता है। वेरिफिकेशन होने के बाद फिर वो हमारी पैकेज में, वो टेक्नोलॉजी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में किसानों के लिए शामिल हो जाती है, किसानों के लिए अप्रूव की जाती है।
चूंकि मुझे रिसर्च में बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 3 साल ही हुए हैं, इसलिए केवल 2 टेक्नोलॉजी में अभी तक दे पाया हूं। जो लोग बहुत लंबे टाइम से रिसर्च में काम करते हैं उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी, एक भी चीज जो हम किसान को बताते हैं दैट इज ए वैलिडेटेड टेक्नोलॉजी, और उसी को हम रिकमेंड करते हैं कि आप ये काम करो, ये मत करो, अदरवाइज नुकसान हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 90 किलो नाइट्रोजन वीट में जरूरत है, तो दैट इज आल्सो टेक्नोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक है वो मिलेट्स की प्रोडक्शन में और कैसे यूज होती है? हाइड्रोपोनिक्स बेसिकली सॉइललेस कल्चर, सॉइललेस कल्चर अपन उस क्षेत्र में अडॉप्ट करते हैं या तो कोई हाई वैल्यू क्रॉप हो, माइंड, या तो हाई वैल्यू क्रॉप हो जिसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, जिससे हमें रेम्यूनरेशन बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो मिलेट्स के केस में हाइड्रोपोनिक्स की बहुत जरूरत है ही नहीं, इनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, और ये ऐसी क्रॉप है जो किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन की, इनको कंट्रोल्ड कंडीशन की जरूरत नहीं है। आज हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या हाइड्रोपोनिक्स की बात उन क्रॉप्स के लिए करते हैं जो क्रॉप हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, जिनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है और जो हमें ज्यादा पे करती है, जिनका वॉल्यूम कम और पैसा जल्दी से ज्यादा मिलता है। तो आप कभी भी हाइड्रोपोनिक्स पे जाते हैं तो आपको ऐसी क्रॉप चूज करनी पड़ेगी जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, जो कम वॉल्यूम में हाई प्राइस हमें प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि वहां आपको खर्चा भी करना है, इन्वेस्टमेंट भी करना है, केयर भी करनी है। हाइड्रोपोनिक्स इज ऑल टुगेदर सेललेस कल्चर, कुछ भी नहीं, उसमें आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें न्यूट्रिएंट का एक सॉल्यूशन बनेगा, उसका आप स्प्रे करोगे, स्प्रे से वो पानी फ्लो करेगा और उसी के अंदर वो प्लांट जनरेट होगा, उसी प्रोडक्शन देगा आपको। इट इज ए कंप्लीट प्रोटेक्टेड एरिया। हाइड्रोपोनिक्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग कह सकते हैं? हाइड्रोपोनिक्स को आप ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कह सकते, क्योंकि आप उसमें आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हो। न्यूट्रिशन तो देना है क्रॉप को, और न्यूट्रिशन आपको फर्टिलाइजर के थ्रू देना है। तो हमारे पास ऐसे अभी अवेलेबल सोर्सेज नहीं है कि जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक सोर्सेज हों और जिनको हम हाइड्रोपोनिक्स में यूज कर सकते हैं। सर ने पूछा था सर कि जैसे यूरिया को बिल्कुल बैन करते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्या देसी खाद का म्यूटेशन करके और यूरिया को दोनों को मिक्स के बीच का रास्ता निकाल लें? भाई यूरिया तो मिक्स कर ही लिया ना, देखो ऐसा है, देसी खाद अगर आप ऐसा काम करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली करो, उसमें यूरिया मिक्स मत करो। मैंने आपको बताया कि कंपोस्ट बनाने में आप ऐसे फसल अवशेष इस्तेमाल करो जैसे पल्सेस का कचरा है, पल्सेस का मतलब दलहनी फसलें, दलहनी फसलों के अंदर इनहेरेंट कैपेसिटी होती है वातावरण की नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने की, क्योंकि उनके अंदर रूट नोड्यूल्स होते हैं, जड़ों में गांठें बनती हैं, वो इनहेरेंट उनकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ही बहुत कम। 20 किलो जहां गेहूं की 90 किलो से 100 किलो पर हेक्टेयर है, वहां नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट पल्सेस की 20 किलो पर हेक्टेयर है, बिकॉज दे हैव इनहेरेंट कैपेसिटी टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। वो उनकी रूट्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो फैक्ट्री है जो 1 महीने में तैयार हो जाती है, वो फैक्ट्री अपने आप बना रही है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो कंपोस्ट आप तैयार कर रहे हो उसमें नाइट्रोजन रिच मटेरियल यूज करके आप कंपोस्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर दो। उसमें नाइट्रोजन कंटेंट जैसे मैंने बताया 100 किलो में आधा किलो नाइट्रोजन मिलती है कैंपेन से। हो सकता है आप जो कॉम्बिनेशन बनाओ, अगर आप उसमें जो मैंने आपको बताया कि वीड में कचरा डालोगे, जितनी हरी पत्तियां वो डालोगे, ऐसी चीजें डालोगे जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप 1% तक नाइट्रोजन लेवल ले जाओ प्रोजेक्ट में। आप यूरिया में डालो, क्योंकि यूरिया अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हो, यूरिया को बिल्कुल खत्म करना चाहते हो, तो यूरिया इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। अब तो नैनो यूरिया आ गया सर, लेकिन हम तो यूरिया का भी नैनो पार्टिकल आ गया। अब हम ये कह रहे हैं कि साहब आप जमीन को खराब मत करो, आप यूरिया की जगह नैनो यूरिया का इस्तेमाल करो। नैनो यूरिया क्या है? बिल्कुल दैट इज नैनो पार्टिकल। उसका स्प्रे आप करते हो तो वो पार्टिकल बहुत क्विकली अंदर प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब होगा। इवन नैनो यूरिया के साथ साथ नैनो आयरन भी आ रहा है, नैनो जिंक भी आ रहा है, नैनो पार्टिकल आ रहा है, बट टिल डेट मैं ये नहीं कह सकता कि उनकी एफिकेसी कितनी है, कैन बी रिप्लेस। अब जैसे कहा जा रहा है कि एक बॉटल कैन रिप्लेस 1 बैग, तो अभी मैं आपको ये नहीं कह सकता इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके, क्योंकि मैंने इस चीज को वैलिडेट नहीं कर पाया, इसको असेसमेंट बनाई है चीजें। हाँ बोलो, आपका कुछ कहना है? लेकिन हम तो यूरिया का आदी हो गए ना। नहीं, हम यूरिया का आदी नहीं हुए, फसल उगा नहीं सकते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप एक चीज समझो, अगर आप वास्तव में करना चाहते हो तो मैं आपको बताऊं, देखो क्या है, थोड़ा टाइम यूज 2 मिनट ले लो। सॉइल जो है वो
जो सॉइल इज ए बिग होराइजन, ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत सारी क्रिएशन होती है और सारा खेल, सर साइंस के छात्र रहे हैं, सर को पता है सारा खेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है। जिस तरह से हमारी बॉडी पूरी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर टिकी हुई है, उसी तरह से हमारी सॉइल हेल्थ टोटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर टिकी हुई है। इसमें असंख्य बैक्टीरिया हैं जो अपना काम कर रहे हैं। अगर आपने उन बैक्टीरिया का यूजफुल बैक्टीरिया की एक्टिविटी को बढ़ा दिया, यूजफुल बैक्टीरिया की काउंट को बढ़ा दिया, तो आप बिना यूरिया की खेती कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हम ऑर्गेनिक फार्म में बात करते हैं जीवामृत, नीमामृत, बीजामृत। प्लांट प्रोटेक्शन के लिए हम बात करते हैं नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र। ऐसी चीजें, ऐसे कॉम्बिनेशन हमारे पास हैं कि हम सॉइल के अंदर उनका इस्तेमाल करें। जीवामृत इज ए वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी। आपको कुछ नहीं करना, 10 लीटर गाय का पेशाब, 5 लीटर देसी गाय का गोबर, उसको आप 20 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर दो, उसमें 2 किलो जेगरी डाल दो, गाय के खाने का गोबर डाल दो, बढ़ की मिट्टी, बढ़ के नीचे बैक्टीरिया लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है। वहां ऐसी कंडीशंस मिलती हैं कि यूजफुल बैक्टीरिया का फ्लोरा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो उसकी थोड़ी सी मिट्टी डाल दो और आप इसको 10 दिन तक रख दो उस घोल को। अगर आप उस सॉल्यूशन को 200 लीटर पर एकड़ इरिगेशन वाटर के साथ चलाओगे तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया का लेवल इतना बढ़ जाएगा, कंसोर्शिया इतना बढ़ जाएगा यूजफुल बैक्टीरिया। क्या होता है कि हम जो फर्टिलाइजर डालते हैं उसकी एफिशिएंसी तो बहुत कम है। अगर आपने फास्फोरस डाला तो उसका यूटिलाइजेशन तो केवल 25% ही होता है, 75% तो जमीन में फिक्स हो जाता है। हमें क्या करना है, बैक्टीरिया का लेवल बढ़ा के उसको यूटिलाइज करना है। अगर आपने ये काम कर लिया तो आप गोबर के खाद से भी खेती कर लोगे। बस आपको ये करना है, यूजफुल बैक्टीरिया का काउंट बढ़ाना है। आपकी जमीन में एरेशन इटसेल्फ इज ए बिग अचीवमेंट। आप ये देखो सॉइल कंपेक्ट हो जाती है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे बड़े बुजुर्ग, जब आप मूंग की खेती करते हो क्या, जिस खेत में पानी भर जाता है मूंग के खेत में, वहां क्या होता है, मूंग पीले पड़ जाते हैं, जमीन बंधती है तो पीले पड़ जाते हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि इन्हें लोग चखा दो। कौन कह रहे कि इन्हें लोग चखा दो? कहने का मतलब ये है कि इसमें लोहे की कस्सी निकालो। देखो सर, आई रियली सरप्राइज कि हमारे बड़े बुजुर्ग कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें सिखा गए, है ना। वो ये कहते हैं कि इन्हें लोहे चखा दो, लोहा चखाने से एक कस्सी लोहे की, तो ऐसा थोड़ी लोहा मिल जाएगा उसको, नहीं। जैसे ही एरेशन होगा, लोहा अनअवेलेबल फॉर्म में पड़ा हुआ है सॉइल के अंदर, दैट विल कन्वर्ट इनटू अवेलेबल फॉर्म। एंड हमारी जो मूंग की फसल पीली पड़ी, उसमें आयरन डेफिशिएंसी थी, वो एकदम से करेक्शन आएगा और वो एकदम से हरी हो जाएगी। दिस इज लॉजिक, सिंपल लॉजिक है। आप मुझे बताओ, पढ़े लिखे नहीं थे, मैं तो सर की बात में बहुत गौर करता हूँ कि ज्ञान अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है। सर, मैंने आपकी बात को बहुत ज्यादा मंथन किया और मैंने ये पाया कि हमारे बिल्कुल जो ये बात इस तरह से सही है कि जो बड़े बुजुर्गों ने जो हमें पढ़ाया, अनपढ़ लोगों ने जो हमें पढ़ाया, वो ज्ञान हमें इस तरह समझाया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये चीज शेयर करना। वो कहते हैं लोहा चखा दो इस फसल को, बस केवल आपको एरेशन करना है सॉइल के अंदर। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लोगे। सर को भी मैं ये कहूंगा कि सर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि खेती के लिए कहा जाता है खेती धनिया से। जो आदमी, जो किसान अपनी खेती को मेहनत से करेगा, वो केमिकल को भी हटा लेगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत कुछ देना पड़ेगा। खेती इतना आसान काम नहीं है। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद फार्मिंग। मेरे पास फार्म नहीं है, बट आई हैव बीन इन क्लोज एसोसिएशन विद द फार्मर्स एट नागौर। मैं 4-5 घंटे किसानों के खेत पर रहा हूं और आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम फार्मर्स। You will surprise. मैंने जीवन में किसानों से बहुत सीखा। They are best scientists. You can learn anything from them. परंतु आपको उसमें घुसना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, then you can learn.